Hello dear students, this is Ankush Sharma, AUS Maths Faculty, Reliable Institute Kota, a unit of Allen Career Institute. So today we are going to study the chapter Conic Section. Conic section की definition explain करते हैं हम सबसे पहले. Conic section एक moving point का locus होता है जो एक plane में इस तरीके से move करता है कि इस moving point की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उस मूविंग पॉइंट की एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा फिक्स रहे. यहां फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन भी मूविंग पॉइंट के प्लेन में ही सिचुएटेड होते हैं. जैसा कि हमने फिगर में इंडिकेट कर रखा है, अगर हम फिक्स लाइन इस तरीके से ले रहे हैं और फिक्स पॉइंट इस तरीके से ले रहे हैं तो एसपी और पीएम का रेशियो फिक्स रखते हुए अगर हम पी पॉइंट को मूव करवाएं इसी प्लेन में तो वो जो लोकस देगा उसी को हम लोग कॉनिक सेक्शन और कॉनिक कहते हैं. यहां फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस कहेंगे और फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे और जो फिक्स रेशियो है उसको हम लोग ई एसेंट्रिसिटी कहते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसेंट्रिसिटी हम लोग 5 तरीके की कैटेगरी यहां पर बनाते हैं. अगर फिक्स रेशियो ई 1 हो तो कॉनिक सेक्शन पैराबोला होगा. अगर फिक्स रेशियो ई 0 से 1 के बीच का कोई फिक्स नंबर हो तो कॉनिक सेक्शन इलिप्स होगा. ई ग्रेटर देन 1 होगा तो कॉनिक सेक्शन हाइपरबोला होगा. सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी 0 और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एसेंट्रिसिटी टेंड्स टू इंफिनिटी होती है. तो ये 5 वैरायटी की कॉनिक सेक्शन हम जानते हैं. इसके बाद आगे इसमें 2 डेफिनेशंस और हम एड ऑन कर रहे हैं. पहली एक्सिस और दूसरी वर्टेक्स. अब एक्सिस क्या होता है? देखिए, हमारी जो फिक्स लाइन थी जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कह रहे थे उसके परपेंडिकुलर अगर हम एक ऐसी लाइन बना दें जो फोकस से पास हो जाए तो वो लाइन कॉनिक सेक्शन के लिए एक्सिस कहलाती है. दूसरा पॉइंट वर्टेक्स क्या होता है? कॉनिक सेक्शन का जो पाथ आएगा, कॉनिक सेक्शन जो कर्व आने वाला है हमारे पास, वो कॉनिक सेक्शन एक्सिस को जहां कट करेगा वो पॉइंट कॉनिक सेक्शन और कॉनिक का वर्टेक्स कहलाएगा. तो कॉनिक के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स इस तरीके से हैं. फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो उस कॉनिक के फोकस से पास हो जाए. नेक्स्ट वन इज लेटस रेक्टम. एनी कॉर्ड ऑफ कॉनिक विच पासेस थ्रू फोकस एंड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स. मतलब ये कॉनिक की एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड होती है जिसमें 2 प्रॉपर्टी होती है. पहली कि वो फोकस से पास होती है, दूसरी वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है. तो ऐसी कॉर्ड जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो और फोकस से पास हो जाए उसको हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं उस कॉनिक के लिए. नेक्स्ट वन इज सेंटर. कॉनिक के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिससे जाने वाली कोई भी कॉर्ड उसी पॉइंट पर बाइसेक्ट हो, उस पॉइंट को कॉनिक का सेंटर कहते हैं. तो अब हम डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन. अगर फिक्स लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ले लें. फिक्स पॉइंट मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा मान लिए जाए और मूविंग पॉइंट इन ए प्लेन जिसके मूव करने से हमें कॉनिक सेक्शन मिलता है अगर उसको p h कॉमा k मान लिया जाए तो विद द हेल्प ऑफ sp अपॉन pm इक्वल टू e मतलब डेफिनेशन से हमको ये इक्वेशन फाइनली मिल जाएगी जिसमें x को x और k को y से रिप्लेस करने पे हमें सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन मिलेगी जिसमें x स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स मैक्सिमम हो सकते हैं. तो कोई भी कॉनिक सेक्शन हो उस कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन का फॉर्मेट ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो अब हम देखते हैं सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन. इसमें सबसे पहले हम लोग एक डबल नेट कोन जनरेट करेंगे. डबल नेट कोन जनरेट करने के लिए हमने 2 लाइनें इस तरीके से ली हैं. एक लाइन L वर्टिकल और एक लाइन M इस तरीके से लिए जो L को V पॉइंट पे कट करती है और इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है. V पॉइंट को हम लोग यहां पर वर्टेक्स कह रहे हैं. अब L लाइन को फिक्स रखते हुए M लाइन को 3D में इस तरीके से घुमाया गया कि एंगल अल्फा मेंटेन रहे. तो इस तरीके से हमें ये डबल नेट कोन मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड अपर नेप, दिस इज कॉल्ड लोअर नेप. जिस लाइन को रोटेट करने से डबल नेट कोन जनरेट हुआ था उसको हम लोग जनरेटर कह रहे हैं और जो लाइन फिक्स रखी गई थी वर्टिकल लाइन को हम लोग यहां पर एक्सिस कह रहे हैं. फर्दर एक प्लेन ले अगर हम और इस कोन को कट करें उस प्लेन से
तो आप देख सकते हैं इस प्लेन का इस एक्सिस के साथ जो एंगल आ रहा है उसको हमने यहां पर बीटा से एक्सप्रेस कर रखा है। आगे हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉनिक सेक्शन मिलते हैं। अब हम डबल नेक्ड राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन से कट कर रहे हैं, बट अंडर ए स्पेशल कंडीशन कि वो प्लेन इस डबल नेक्ड कोन के वर्टेक्स से हमेशा पास हो रहा है। तो जैसा कि आप पहले केस में देख सकते हैं, अगर मैं बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा ले लूं तो यहां पर हमें कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं मिलने वाली हैं, केवल एक पॉइंट मिलने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं टू इमेजिनरी लाइंस और अ पॉइंट। सेकंड केस में अगर वर्टेक्स से पास होते हुए हम अल्फा और बीटा को बराबर कर लें तो उस केस में दो कोइंसाइडिंग लाइन मिलेंगी और दोनों ही रियल होंगी। यहां पर बीटा और अल्फा बराबर है। थर्ड केस में हम जा रहे हैं, अगर हम लोग बीटा की वैल्यू इससे भी कम कर दें, मतलब अल्फा बड़ा हो जाए बीटा से, तो उस केस में हमको दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी जो कि रियल और डिस्टिंक्ट होंगी। तो जब एक डबल नैप्ड कोन को एक प्लेन ने इस तरीके से कट किया था कि वो प्लेन डबल नैप्ड कोन के वर्टेक्स से हमेशा पास हो रहा था, तो उस केस में हमें तीन टाइप की ट्रेजेक्टरीज देखने को मिली थी। पहला, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जिसकी दोनों लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट थी। दूसरा, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जिसकी दोनों लाइन रियल और कोइंसाइडिंग थी। तीसरा, इमेजिनरी लाइंस या फिर एक पॉइंट। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि उन तीन केसेस के लिए इस सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स पे क्या क्या कंडीशंस ली जानी चाहिए। तो ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो अगर कैपिटल ए को जीरो न लें तो हम उसको एक्स के लिए इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं निराचार्य मेथड से, और सिंप्लीफाई करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा आरएचएस वाला। इसमें अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो y में क्वाड्रेटिक होगी अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो ना हो। तो जैसा हमने यहां लिख रखा है, फॉर एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी क्वांटिटी इन स्क्वायर रूट इज क्वाड्रेटिक इन y हुज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू दिस। तो इस क्वांटिटी जो कि अंडर रूट के अंदर है उसका डिस्क्रिमिनेंट एच स्क्वायर माइनस ए बी नॉन जीरो के लिए ये होगा। तो ये हमने लिख दिया है। सिंप्लीफाई करने पे इस तरीके से लिखा जा सकता है, यहां जो छोटे ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में क्वांटिटी आ रही है इसको हमने माइनस डेल्टा बोल दिया है। इसको इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, डिटर्मिनेंट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आगे क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम में आएगा। तो अब हमारा पॉइंट क्या था कि अगर ये इक्वेशन एक ऐसे पेयर को शो करती है जिसकी दोनों लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो कंडीशन क्या होगी। तो उस केस में हमको डेल्टा जीरो लेने के साथ साथ एच स्क्वायर माइनस ए बी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक ऐसा पेयर है जिसकी दोनों लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो इस क्वांटिटी को अंडर रूट से बाहर आना पड़ेगा विद रियल कोफिशिएंट्स। तो ये क्वांटिटी अंडर रूट से बाहर तब आएगी जब ये y में लीनियर एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर हो, और इसी वजह से इसको जीरो होना पड़ेगा क्योंकि ये इसी का तो डिस्क्रिमिनेंट था। साथ साथ एच स्क्वायर माइनस ए बी को पॉजिटिव इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि हमें कोफिशिएंट रियल चाहिए। ये पहला केस हो गया। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन इमेजिनरी लाइन या एक पॉइंट को एक्सप्रेस करे, उसके लिए न सिर्फ हमें डेल्टा जीरो मिलेगा बल्कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो भी होगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो गया और ये डेल्टा जीरो हो गया तो उस केस में हमको कोफिशिएंट जो एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव होने की वजह से अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी मिल जाएगी, और उस केस में ये जो लाइंस है ये रियल नहीं रहेंगी। आखिरी केस हम लोग ये सेकंड वाला ले लेते हैं। अगर ये सेकंड डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है ये एक ऐसी लाइंस ऐसे पेयर को एक्सप्रेस करे जिसकी दोनों लाइंस रियल और कोइंसाइडिंग हैं, तो उस केस में ये पूरा एक्सप्रेशन ही हट जाएगा। मतलब न सिर्फ डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा उस केस में, बल्कि एच स्क्वायर माइनस ए बी भी जीरो होगा, और हमने यहां पे लिख रखा है जी स्क्वायर माइनस ए बी भी जी स्क्वायर माइनस ए सी भी जीरो होगा, और ये बीच वाला एक्सप्रेशन भी जीरो हो जाएगा अगर ये पैरेलल अगर ये कोइंसाइडिंग लाइंस हैं, कोइंसाइडिंग और रियल लाइंस अगर ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो उस केस में
डेल्टा जीरो होने के साथ साथ एच स्क्वायर माइनस ए बी भी जीरो, और या तो जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू जीरो या एफ स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट ही यहां से रिमूव हो जाएगा, और फिर हम प्लस लें या माइनस लें, सेम लाइन मिलने वाली है। अगर हम x में क्वाड्रेटिक की जगह y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसको, तो यहां जहां जी स्क्वायर माइनस ए सी आ रहा है, इसकी जगह हमें एफ स्क्वायर माइनस बी सी देखने को मिलता, और लीडिंग कोएफिशिएंट सेम आता है यहां पर। इसी वजह से हमने बोल रखा है कि डेल्टा जीरो होना तो जरूरी है ही सही, एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो होगा अगर ये एक्सप्रेशन रियल और कोइंसाइडिंग लाइंस को एक्सप्रेस कर रहा है तो, और साथ साथ या तो जी स्क्वायर माइनस ए सी जीरो होगा अगर हमने एक्स में क्वाड्रेटिक बनाई, और अगर मैंने वाई में क्वाड्रेटिक बनाई होती तो इसके और इसके साथ फिर एफ स्क्वायर माइनस बीसी को जीरो होना पड़ता। तो अब हम देखते हैं अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर जाए तो हमें किस तरीके की ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेंगी। इसमें हम यहां पर एसपी इक्वल टू ईपीएम डेफिनेशन का ही यूज करने वाले हैं। S means focus, P means moving point, E means eccentricity, M means foot of perpendicular drawn from point P upon the directrix। तो पहले केस में हम यहां पर S को M के बराबर नहीं ले रहे हैं, मतलब ये अगर हम डायरेक्ट्रिक्स माने और P पॉइंट यहां कहीं ले लिया जाए मूविंग पॉइंट, तो P से डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो M पर होगा, लेकिन अब S को M के बराबर आपको नहीं लेना है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम एसपी और पीएम दोनों को ज्वाइन कर दें तो यहां पर हमें एक ट्राइंगल देखने को मिलेगा जो कि राइट ट्राइंगल होगा। यहां पर हम थोड़ी देर के लिए थीटा एंगल मान लेते हैं, तो एसपी बाई पीएम कोसेक थीटा के बराबर होगा, और आप जानते हैं कि एसपी अपॉन पीएम यहां पर डेफिनेटली 1 से बड़ा होने वाला है, क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहां। तो एसपी बाई पीएम तो ई के बराबर होता था, तो इसका मतलब ई 1 से ग्रेटर हो गया। तो जब ई 1 से ग्रेटर हो जाएगा तो हमें दो रियल डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन यहां पर मिलने वाली है। आप देख सकते हैं अगर थीटा को फिक्स रखा जाए, मतलब ये रेशियो मेंटेन कर लिया जाए 1 से ग्रेटर, तो उस केस में पी पॉइंट इसी लाइन पर मूव कर सकता है या फिर इसी लाइन पे मूव कर सकता है। अगर पी पॉइंट को यहां ले लिया जाए तब भी ये थीटा मेंटेन रहेगा। तो P पॉइंट जिस पाथ पे मूव करेगा वो ये लाइन ही होगी, और सिमेट्रिकली थीटा इधर भी लिया जा सकता है, तो इसका मतलब P पॉइंट इधर भी अपनी पोजीशन ले सकता है। तो आप देख सकते हैं अब जो P का लोकस आने वाला है वो दो रियल डिस्टिंक्ट लाइंस आएंगी। सेकेंड केस, अगर हम लोग S और M बराबर ही ले लें तो आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि S पॉइंट शिफ्ट करता 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 M पॉइंट पर ही आ गया है, तो इस केस में SPPM बराबर हो जाएंगे और वो 1 आ जाएगा उनका रेशियो। अगर SPPM का रेशियो 1 आ गया मतलब E1 आ गया। अगर E1 आ गया है तो हमें केवल एक ही लाइन मिलेगी। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर जो दो लाइनें हमें अलग अलग मिल रही थी वो कोइंसाइड हो जाएंगी, और दोनों लाइनें सेम होने की वजह से हम बोल रहे हैं टू सेम रियल लाइन्स। यहां पे तीसरे और आखिरी केस में अगर आप एसपी अपॉन पीएम को 1 से लेस लाना चाह रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स मान लें और पी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर का फुट एम बता दें और पीएम को मिला दें, तो एस इस लाइन पे कहीं भी नहीं लिया जा सकता इस तरीके से कि एसपी पीएम से लेस हो जाए। इसका मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटा हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं। इसलिए यहां पर हमें कोई रियल लाइंस नहीं मिलने वाली है। तो अब हम एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन से इस तरीके से कट करने वाले हैं कि वो प्लेन डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन के वर्टेक्स से कभी पास न हो। तो इस केस में हमें डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज किस तरीके से मिलेंगी वो देखते हैं। तो यहां पर दो पॉइंट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर दो टाइप के एंगल ले रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा एंगल सभी केसेस में सेमी वर्टिकल एंगल है डबल नैप्ड कोन के लिए, और बीटा वो एंगल है जो ये प्लेन की सरफेस इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन के एक्सिस से बनाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले केस में जब डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को प्लेन इस तरीके से कट कर रहा है कि अल्फा और बीटा बराबर हो रहे हैं, तो उस केस में क्रॉस सेक्शन पार्ट से हमें जो पाथ मिलेगा वो एक पैराबोला होगा।
अगर अल्फा और बीटा बराबर हो जाएं तो ये इस तरीके से, जैसा कि फिगर में शो किया गया है, इस तरीके से एक शेप मिलेगी। ये क्रॉस सेक्शन पार्ट होगा और ये एक पैराबोला होगा। सेकंड केस में अगर हम बीटा को π/2 फिक्स कर दें, मतलब कि प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए और अल्फा तो मेंटेन्ड है, तो उस केस में बीटा इक्वल टू π/2 विच इज ग्रेटर देन अल्फा, इस केस में क्रॉस सेक्शन पार्ट से हमें मिलने वाला है एक सर्कल, जैसा कि फिगर में इंडिकेट हो रहा है। मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड केस, इसमें हमने क्या किया है कि अल्फा लेस देन बीटा लेस देन π/2, मतलब बीटा π/2 से तो हमें सर्कल मिल रहा था, लेकिन अब हमने बीटा को π/2 से लेस किया, लेकिन अभी भी वो अल्फा से ज्यादा है, इस तरीके से। तो इस सेगमेंट में प्लेन जब डबल लैम्प्ड राइट सर्कुलर कोन को कट करेगा तो हमें एक क्लोज्ड पार्ट मिलेगा क्रॉस सेक्शन पोर्शन में, और वो क्रॉस सेक्शन पार्ट एक इलिप्स को शो कर देगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी पार्ट में हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं यहां पर हम लोग अभी जो 3 केस हम लोग यहां पर करके आए हैं, इसमें भी अल्फा बीटा से छोटा था, इसमें भी अल्फा बीटा से छोटा था, और इसमें अल्फा बीटा के बराबर था। मतलब अब तक के 3 केसेस में अल्फा या तो छोटा ही रहा है या तो ज्यादा से ज्यादा बीटा के बराबर हुआ है, लेकिन इस केस में, आखिरी वाले केस में, अल्फा ज्यादा हो गया है बीटा से। तो अगर अल्फा बीटा से ज्यादा हो जाए तो ये प्लेन इस डबल लैम्प्ड राइट सर्कुलर कोन की दोनों नैप्स को कट करना शुरू कर देगा, और इस तरीके से क्रॉस सेक्शन पार्ट हमें मिलने वाला है, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन पार्ट मिलने वाला है, जो कि एक हाइपरबोला को शो करेगा। तो अब हम देखते हैं, अगर सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन एक सर्कल या एक इलिप्स या एक पैराबोला या एक हाइपरबोला को एक्सप्रेस करती है, तो उस केस में इसके कोफिशिएंट्स पर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो वो कंडीशंस जानने से पहले हम यहां पर 2 इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। अगर हम हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ओरिजिन के अबाउट थीटा एंगल से रोटेट कर दें, तो उस केस में इक्वेशन 1 बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसके कोफिशिएंट डिफरेंट आ जाएंगे। तो वो चेंज होने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो हमने यहां पर कुछ इस तरीके से लिख रखी है। तो ये जो बिफोर रोटेशन और आफ्टर रोटेशन हमको जो इक्वेशंस मिल रही हैं, इनमें भी कुछ बातें इनवेरिएंट रहेंगी। क्या? पहली बात कि a प्लस बी, यहां पर जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट्स का सम है वो दोनों इक्वेशंस के लिए सेम रहेगा। और दूसरी बात, ए बी माइनस एच स्क्वायर भी इनवेरिएंट रहने वाला है। इस इक्वेशन के लिए ए बी माइनस एच स्क्वायर और इस इक्वेशन के लिए ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होने वाली है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम जो थीटा एंगल से एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, अगर वो थीटा एंगल इस कंडीशन के हिसाब से ले लिया जाए, इक्वेशन 1 के लिए थीटा एंगल अगर इस कंडीशन के हिसाब से हम ले लें, तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो जाएगा। और यहां पर हमने वो इक्वेशन लिख रखी है जो कि इक्वेशन नंबर 1 से मिलती है थीटा की इस चॉइस को लेने पर। यहां पर h डैश 0 हो रहा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। अब हम जाते हैं उन कंडीशंस पे जिनके बारे में हमने इनिशियली बात की थी। तो पहले केस में हम देखते हैं, अगर इक्वेशन 1 या यूं कहें कि इक्वेशन नंबर 2 एक पैराबोला को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस केस में यहां पर a डैश इक्वल टू 0, b डैश नॉट इक्वल टू 0, या फिर b डैश इक्वल टू 0, a डैश नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर इक्वेशन नंबर 2। अगर हम यहां पर देखें कि हम a डैश को 0 कर देते हैं और b डैश को नॉन 0 ले लेते हैं, तो इस इक्वेशन को y डैश में परफेक्ट स्क्वायर बनाकर एक पैराबोला एक्सप्रेस किया जा सकता है। सिमिलरली अगर b डैश को 0 कर लें, तो b डैश अगर 0 कर लें, a डैश नॉट इक्वल टू 0 ले लें, तो इसको x डैश में परफेक्ट स्क्वायर बनाकर एक पैराबोला एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इन बोथ ऑफ केसेस हम लोगों को मिल रहा है a डैश b डैश इक्वल टू 0। तो a डैश b डैश इक्वल टू 0 को हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि a डैश इंटू b डैश माइनस h डैश का स्क्वायर, क्योंकि h डैश तो आपका 0 है। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें मिला a डैश इंटू b डैश माइनस h डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बिकॉज ऑफ दिस इनवेरियंस पॉइंट हम लोग इक्वेशन 1 के लिए भी ab माइनस h स्क्वायर को 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने ये बता दिया था कि इनवेरियंट रहता है।
तो पैराबोला अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से शो हो रहा है तो उस केस में AB माइनस एच स्क्वायर डेफिनेटली जीरो होगा अलॉन्ग विद डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू जीरो के केसेस हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया है कि इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 अगर एक पैराबोला को शो करेंगे तो उस केस में AB माइनस एच स्क्वायर जीरो होगा, साथ साथ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब हम चलते हैं सेकंड केस में। मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 एक इलिप्स को शो कर रहा है या फिर एक सर्कल को शो कर रहा है या फिर एक हाइपरबोला को शो कर रहा है। तो इन तीनों ही केसेस में ए डैश और बी डैश दोनों में से कोई जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये वाला केस तो मेंशन कर ही लिया है। अब हम जा रहे हैं कि अगर एक इलिप्स या एक सर्कल या एक हाइपरबोला इक्वेशन 1 या 2 से शो हो रहा है तो उस केस में ये दोनों के दोनों ही नॉन जीरो होंगे। दोनों नॉन जीरो होंगे तो प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा। प्रोडक्ट नॉन जीरो अगर इक्वेशन 2 के लिए ये लिख रहे हैं तो इक्वेशन 1 के लिए ये लिखने वाले हैं हम लोग। इसको और आगे कैटेगराइज करते हैं हम लोग। अगर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 एक सर्कल को शो कर रही है तो आप जानते हैं सर्कल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई तो होता ही नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो होता है। तो इक्वेशन 1 अगर एक सर्कल को शो कर रही है तो ए और बी बराबर होंगे और डेफिनेटली एक्स जीरो होगा। और यही बात अगर मैं इक्वेशन 2 के लिए कहूं तो इस तरीके से कहनी पड़ेगी अलॉन्ग विद डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हो गई बात सर्कल की। अब आगे चलते हैं और इलिप्स के बारे में जानते हैं। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर एक इलिप्स को शो कर रही है तो इसका मतलब ए डैश बी डैश या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर ए डैश बी डैश दोनों नेगेटिव होंगे। तो या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट तो हर हाल में पॉजिटिव ही आने वाला है इनका, ए डैश इंटू बी डैश पॉजिटिव आने वाला है। मतलब इसी बात को अगर इक्वेशन 1 के लिए लिखा जाए तो ए इंटू बी माइनस एच स्क्वायर डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और साथ साथ डेल्टा आपका नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अब हम ये जान गए कि अगर ये इक्वेशन एक इलिप्स को शो करती है तो उस केस में ए बी माइनस एच स्क्वायर पॉजिटिव होगा और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तीसरे केस में आता है। अब अगर इक्वेशन 1 या 2 एक हाइपरबोला को शो कर रही है तो डेफिनेटली इनके साइन यहां पर अपोजिट होने चाहिए। अगर इनके साइन अपोजिट होंगे ए डैश बी डैश के तभी ये एक हाइपरबोला को शो करने के लिए एलिजिबल होगी। तो ए डैश बी डैश के साइन अपोजिट होंगे तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 के लिए लिखेंगे तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा अलॉन्ग विद डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। तो हाइपरबोला अगर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से शो हो रहा है उस केस में ए बी माइनस एच स्क्वायर नेगेटिव होगा अलॉन्ग विद डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। हाइपरबोला में ही एक और स्पेसिफिक केस है, मतलब कि हाइपरबोला की कंडीशंस को तो फॉलो करना ही करना है। उसके बाद भी अगर a प्लस बी जीरो हो गया या सेकंड इक्वेशन के लिए बोले तो ए डैश प्लस बी डैश का सम जीरो हो गया, ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू जीरो हो गया तो वो हाइपरबोला एक पर्टिकुलर टाइप का हाइपरबोला कहलाएगा जिसको कि हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। तो ये हो गया, ये वो सारी कंडीशंस हमने बता दी हैं जो कि इस सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स पे लगनी चाहिए अगर वो डिफरेंट कर्व्स इस तरीके से शो करता है। यहां पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट नोट देख रहे हैं कि पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन बट स्टिल दैट पेयर इन द फॉर्मेट ऑफ सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। इससे ये मतलब निकलता है कि सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन कॉनिक सेक्शन के अलावा और कर्व्स को भी एक्सप्रेस कर सकती है। इसको इस एग्जांपल से हमने वेरीफाई किया है। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और उनका पेयर अगर हम लोग इस तरीके से लिखें तो इसका फॉर्मेट इक्वेशन उनसे बिल्कुल मैच करेगा, पर फिर भी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में इस कर्व की नेचर हमें बतानी है। सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन दे रखी है तो इसकी नेचर बताने के लिए हम लोग डेल्टा चेक करते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा मतलब ये ए बी सी एफ जी एच, जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने लिखा था एफ जी एच, इस तरीके से लिख लेते हैं। वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए का मतलब है यहाँ पे 3, बी का मतलब है 0, सी का मतलब है 7, एफ का मतलब -2, जी का मतलब -5 और एच का मतलब 2, तो -2, -5 और 2 यहाँ आ गए। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने वाला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब वो रियल है या नहीं है उसके बारे में आगे फर्दर चेक करना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू चेक कीजिए तो एच स्क्वायर आएगा यहाँ पर 4 माइनस ए
3 और यहाँ पर 0, तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन आने वाली है, रियल डिस्टिंक्ट लाइंस आने वाली है यहाँ पे, तो नोट कर लीजिए। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का क्वेश्चन A1। इसमें एक सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन दे रखी है जिसमें कि लैम्डा इन्वॉल्व है और पूछा गया है कि लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू लें जिससे एक पैराबोला को शो कर दे। तो इन ऑर्डर टू शो पैराबोला with the second degree general equation we need 2 points. First of them is delta not equal to 0 and second is h square equal to ab। तो हमने डेल्टा यहाँ पे लिख दिया है कोफिशिएंट्स के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है इस इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट्स ये बनने वाले हैं। दूसरी बात h स्क्वायर इक्वल टू ab, तो h स्क्वायर इक्वल टू ab इस इक्वेशन के लिए लगाएंगे तो लैम्डा 4 आ जाएगा। जो लैम्डा की वैल्यू 4 आ रही है उस पे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसी वजह से लैम्डा की रिक्वायर्ड वैल्यू 4 आंसर होगी, नोट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 फिक्स हो गई है। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन लाने के लिए डायरेक्ट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं x इक्वल टू माइनस ए और फोकस हम लोग ले रहे हैं a,0 पॉइंट पे। तो अगर कोई पॉइंट P पैराबोला पे सिचुएटेड हो तो SP इक्वल टू EPM, मतलब E की जगह 1 रख दिया है। इसको सिंप्लीफाई करके हमको पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। अब ये जो पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है ये किस पॉइंट का लोकस है ये हमने लिख रखा है। ये एक ऐसे पॉइंट P का लोकस है जो कि एक प्लेन में इस तरीके से मूव करता है कि उसकी इस वाली फोकस से और इस वाली डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंसेज हैं वो बराबर मेंटेन रहती हैं। तो ये उस पॉइंट का लोकस आ गया। अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो आप देख सकते हैं x शुड बी नॉन नेगेटिव ऑलवेज फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ऑल्सो क्योंकि y की पावर यहां पर इवन लग रही है, इसका मतलब x एक्सिस जो होगा उसके अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिकल बनने वाला है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आने वाला है। अब इसमें सारी टर्म्स को हम लोग दिखाते हैं कि इसमें एक्सिस कहां होगा, फोकस कहां होगा और बाकी इंपॉर्टेंट टर्म्स कहां कहां पे सिचुएटेड है। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स इसकी x इक्वल टू माइनस है, फोकस इसका a,0, फोकस से जाने वाली लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है जैसा कि हमने बात की थी, ये एक्सिस हो गया। इस केस में एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। और इसके बाद हम बात करते हैं वर्टेक्स की। तो पैराबोला का जो कर्व आ रहा है एक्सिस को जहां कट कर रहा है जैसा कि हमने बताया था वहां पर वर्टेक्स हमने इंडिकेट कर दिया है, इस केस में 0 0 है। इसके बाद हम जाते हैं फोकल कॉर्ड पे। तो फोकस जो है उससे जाने वाली कोई भी कॉर्ड उसको फोकल कॉर्ड कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर PQ कॉर्ड या LL डैश को भी हम लोग फोकल कॉर्ड बोल सकते हैं। इसके अलावा भी और कई सारी इनफाइनाइटली मैनी फोकल कॉर्ड यहाँ पर बन सकती थी, पर हमने सैंपल के लिए यहाँ पर 2 ही बना रखी। आगे देखते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब ऐसी कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर MM डैश एक और मैंने इंडिकेट कर दिए और LL डैश भी यहाँ पर डबल ऑर्डिनेट बोली जा सकती है। तो डबल ऑर्डिनेट मतलब ऐसी कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। आगे बढ़ते हैं लेटस रेक्टम। तो एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से जाए, जो कि यहां पर LL डैश से एक्सप्रेस की जा रही है। तो वर्टेक्स बता दिया, फोकस पता है, P कोई पॉइंट जो कि हमने लिया था उसको हमने यहां पर लिख दिया है x कोऑर्डिनेट ऑफ P, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, इस तरीके से। ये कोई पॉइंट है जो कि इस पैराबोला पे है। अच्छा, लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी वो लिखती है। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स अगर हम x इक्वल टू a को इसमें फिलअप कर दें तो ये एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। लेंथ उसकी 4a होगी। फोकल कॉर्ड के एग्जांपल मैंने बताई दिए आपको, LL डैश और PQ। और डबल ऑर्डिनेट मैंने आपको बता दी, LL डैश MM डैश ली जा सकती है, और भी हो सकती है कोई भी कॉर्ड जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, डबल ऑर्डिनेट बोली जा सकती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म पे। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर सिचुएटेड किसी भी पॉइंट को P इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है 80 स्क्वायर 280। मतलब इस पॉइंट XP YP को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। T की कुछ भी वैल्यू ले लो आप, ये पॉइंट तो हमेशा इसमें सेटिस्फाई हो ही जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीट्रिक फॉर्मेट ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान दें SZ जो डिस्टेंस है वो LL डैश का हाफ है। SZ मतलब कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस लेटस रेक्टम की लेंथ का हाफ है। तो ये 2a डिस्टेंस है और LL डैश का हाफ करेंगे, 4a का हाफ करेंगे तो वो भी 2a आ जाएगा। V जो है वो मिड पॉइंट है SZ का, मतलब कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है उनका मिड पॉइंट V पॉइंट पे आने वाला है जो कि वर्टेक्स है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं
पैराबोला की कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। तो जैसा कि हमने देखा था x इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स और s फोकस मतलब a,0 लेने पर हमको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्मेट मिल रहा था। उसी तरीके से अगर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a और फोकस माइनस a,0 पढ़ लें तो हमें ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a, फोकस 0, माइनस ए लेने पे ये फॉर्मेट। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस ए और फोकस 0, लेने पर हमें ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। और इनके लिए जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखी है, तो आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको इस पैराबोला के लिए फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ 12x माइनस 5y प्लस 3 और अपॉन में 13 का होल स्क्वायर। तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है और 13 जो है हमारा 13 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो कि इसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट है। तो ये हमारा जो फॉर्मेट बन गया ये sp स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, जहां फोकस 1,2 है और डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी 12x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि इसी लाइन से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग। p पॉइंट कौन है, x, y ऑन पैराबोला। तो हमारे पास इसमें फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई है और इधर से लेटस रेक्टम की लेंथ हमें और निकालनी है। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में जो डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू 2a। तो हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2a किसके बराबर आ रहा है, यहाँ आ रहा है 12 माइनस 10 प्लस 3 अपॉन 13 आ गया। तो कुल मिला के ये हमको मिल रहा है 5/13। 2a की वैल्यू 5/13 है, तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, 4 है, जो कि 10/13 होगी। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लीजिए।